हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि जो सबसे पहले एटम के बारे में किसने थ्योरी दी थी? डाल्टन साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, उसने एटम के बारे में क्या क्या कहा था अपनी थ्योरी में। तो देखो वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है बच्चों हमारे पास। सबसे जो मेन पॉइंट है ये 1808 में दी थी डाल्टन ने अपनी थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स। ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल। ठीक है, तो बट लेटर ऑन जो बच्चों उसके सारे के सारे पोस्टुलेट्स क्या हो गए थे हमारे पास, रॉन्ग प्रूव हो गए थे। अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये रॉन्ग प्रूव कैसे हो गए थे। ठीक है, और इसने क्या क्या कहा था और ये रॉन्ग प्रूफ कैसे हो गए थे। तो आओ अब हम इसे पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहा था बच्चों डाल्टन ने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब आपके पास जो एटम है वो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन एक्चुअल ये जो अजम्पशंस उसने मानी थी, ये जो चीज़ उसने कही थी वो क्या थी? रॉन्ग। बिकॉज हमें फर्दर ऑन पता चला कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो एटम स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? इंडिविजिबल कैसे हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एटम से भी स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड उसने कहा था बच्चों, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम बट डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, उसने कहा था कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, सपोज करो मेरे पास है बच्चों कार्बन का एलिमेंट। ठीक है, तो वो कहता है कि उसके जितने भी एटम्स होंगे ना वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, और जैसे एक एटम हमारे पास कार्बन का है, एक एटम नाइट्रोजन का है, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो देखने में तो क्या लगता है, बिल्कुल सही लगता है ना सुनने में, बट आप ये चीज़ देखो बच्चों, इन एक्चुअल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आइसोटोप्स आर डिफरेंट। अब आइसोटोप्स भी तो क्या होते हैं बच्चों? वो भी तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, बट वो तो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के हमारे पास आइसोटोप हैं 12 और 13, दोनों के एटम्स में क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। इट मीन्स उसका जो उसने ये पॉइंट बोला था, ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये भी क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग प्रूव हो गया। थर्ड क्या है? एटम्स कंबाइन अ सिंपल रेशो। उसने कहा कि जो एटम्स होते हैं ना हमेशा एक सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं। सिंपल रेशो में मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं FeO। ठीक है, तो बट बच्चों इसमें क्या होता है, ये पॉइंट क्यों फेल हो गया था? क्योंकि हमारे पास कुछ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन एक्चुअल नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट। जैसे हम कहते हैं बच्चों जो आयरन है FeO लिख देते हैं हम, फेरस ऑक्साइड, बट इन एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe0.98O। इसका मतलब होता है बच्चों आयरन यहाँ पे 98% प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन 100% प्रेजेंट है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में आयरन कितना प्रेजेंट है बच्चों? 98%। तो ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये थर्ड पोस्टुलेट था एटॉमिक थ्योरी का, वो भी क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग प्रूव हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था? एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम कहते हैं ना एटम्स कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ये भी क्या था? ये भी रॉन्ग प्रूव हो गया। क्योंकि जब हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, जो रेडियो एक्टिव टेक्निक्स होती है उनसे हम एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, तो इसलिए डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, मतलब एटम के बारे में जो कुछ भी कहा वो लेटर ऑन क्या प्रूव हो गया? रॉन्ग प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी डाल्टन साइंटिस्ट ने दी थी, और वो क्या हो गई थी बच्चों? हमारे पास फेल हो गई थी। ठीक है, फर्दर ऑन हम मॉडल ऑफ एटम को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करते हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यहाँ से बेस बनेगा बच्चों चैप्टर का, ठीक है। आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ जी ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद कैसे हमारे पास मॉडल और डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स आए थे, ठीक है, कौन से मॉडल में कौन सी शॉर्ट कमिंग्स थी, ठीक है। तो ये चीज़, और एज़ यूजुअल ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर जो थ्योरी फेल हो जाती है तो हम उसे पढ़ते ही क्यों हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट उस थ्योरी को क्यों नहीं पढ़ते जो सक्सेसफुल हो गई थी। तो देखो ये चीज़ है बच्चों, इसलिए हम उन्हें उन थ्योरीज को पढ़ते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर हमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोहर मॉडल ऑफ एटम यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूँ तो उसमें आपको ये चीज़ से क्लियर नहीं होगी कि बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा, वो क्रैमिंग हो जाएगी। बट अगर हम सारे के सारे मॉडल ऑफ एटम्स को हम स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा कि हाँ जी फर्स्ट मॉडल ये आया था, उसमें ये शॉर्ट कमिंग्स थी, तो इसलिए ये ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए सेकंड थ्योरी दी गई, ठीक है। तो उससे एक आपके पास आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ हम भूल जाते हैं। तो देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन वर्ल्ड, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन में बच्चों क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता ना बच्चों, इसलिए बोला है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तब भी फिर भी क्या है, न्यूट्रॉन भी एक क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स में ये पाया जाता है। अब देखो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, इसी से बच्चों डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। आप कैथोड रेज बोल दो, इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, बोथ आर सेम थी। तो देखो कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी बच्चों, ये इसके उन्होंने क्या किया, जैसे एक जूलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1859 में आयनाइजेशन ऑफ गैसेस का एक्सपेरिमेंट किया, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस का। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे था बच्चों, इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, लाइक ये वाले, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको एक वैक्यूम पंप से उन्होंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब को, ठीक है, एक हाई वोल्टेज बैटरी से उन्होंने कनेक्ट किया। अब क्योंकि यहाँ पे बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था इलेक्ट्रोड उसे हमने क्या कहा, कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसे हमने क्या कह दिया, एनोड, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बच्चों, कैसे किया गया था। फिर क्या किया गया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल किया गया, गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर। अब देखो वैक्यूम पंप क्यों लगाया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, और जो बच्चों ने गैस फिल की है ना वो लो प्रेशर पे फिल की है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसे लो प्रेशर पे क्यों फिल करते हैं, ठीक है। गैस शुड बी फिल्ड एट लो प्रेशर। और हाई वोल्टेज बैटरी कितनी है बच्चों, अप्रोक्स 10 की पावर 4 वोल्ट। तो देखो यहाँ से ही हम ये चीज़ मान सकते हैं कि ये कितनी हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है बच्चों, वो होता है फॉर आयनाइजेशन ऑफ गैस के लिए रिक्वायर्ड होता है। हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन ऑफ गैस। ये क्लियर है चीज़ बच्चों आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आयनाइजेशन ऑफ गैस होगा। अब देखो आयनाइजेशन ऑफ गैस होने से क्या होगा, सपोज करो बच्चों मेरे पास था हाइड्रोजन H, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मैंने फिल की, इसमें हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बना देगा बच्चों, ये H पॉजिटिव बना देगा, H पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ से ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। गैस आयोनाइज कैसे होगी, आयोनाइज मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयंस विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस ने अपना H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या बन गया बच्चों, ये H पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब आयनाइजेशन ऑफ गैसेस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, वे तो समझने की बात है ना, फिर तभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इसका मतलब बच्चों वो वाली जो रेज है तो वो कहाँ पे आपके पास एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या किसी ने चलते हुए देखा है बच्चों,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। तो सिर्फ उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जिंक सल्फाइड। तो क्या करेंगे बच्चों, ये एनोड है ना, एनोड के पीछे यहाँ पे क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड की, ठीक है, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पे वो अपने स्पॉट्स छोड़ देंगे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, ठीक है, जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। देखो किस तरीके से आएगा बच्चों, यहाँ पे स्पॉट्स कैसे आएंगे जिंक सल्फाइड पे। जैसे सपोज करो, हाँ एक बॉल है हमारे पास, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, ठीक है, हमने उसे दीवार पे फेंका, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो बॉल के ऊपर मिट्टी लगी होगी ना बच्चों, वो कहाँ पे, दीवार पे उसके निशान पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स वो अपना, ठीक है, आपके पास जो वो पैटर्न है, ठीक है, बॉल है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी ने बॉल मारी हुई है या हमने फेंकी है वो बॉल, ठीक है। तो वो स्पॉट्स, तो वैसे ही क्या हो जाता है बच्चों, जिंक सल्फाइड पे क्या हो जाएंगे, उसके स्पॉट्स आ जाएंगे इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड एनोड फॉर ऑब्जर्विंग द पैटर्न बिकॉज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट विजिबल टू अस, क्योंकि इन एक्चुअल में तो हमें इलेक्ट्रॉन्स विजिबल होते ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है बच्चों हमारे पास, तो इस तरीके से हमारे पास किसकी डिस्कवरी होती है बच्चों, यहाँ पे कैथोड रेज। अब देखो कैथोड रेज नाम क्यों पड़ा इसका, इन एक्चुअल में ये कैथोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, ठीक है, पर हमें लग रहा है कि उधर से आ रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बच्चों, वो नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं। इन एक्चुअल में हमें ये अपीयर्स होती है, मतलब कि कैथोड से आती है, इन एक्चुअल में ओरिजिनेट नहीं होती, यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या है, सबसे पहले दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड तो होगी बच्चों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ मूव करते हैं ना, ठीक है, वो फास्टली मूव करते हैं, तभी हमने क्या लिखा है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड। सेकेंड है बच्चों, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस मोशन, दे प्रोड्यूस मोशन, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक लाइट व्हील को रखा, लाइट वेट पैडल्ड व्हील को रखा, और उसके अंदर से कैथोड रेज को पास करवा दिया उनके ऊपर से, तो आप क्या देखते हो, जो व्हील होता है वो स्टार्ट टू रोटेट, व्हील स्टार्ट टू रोटेट। तो इट मीन्स कैथोड रेज क्या कर रही है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन को क्रिएट करवा रही है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। वो कहते हैं कि जो कैथोड रेज होती है ना, उनमें मटेरियल पार्टिकल होते हैं। मटेरियल पार्टिकल का मतलब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका कुछ मास है, अगर वो दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो क्या करेगा, उसमें भी कुछ मोशन को क्रिएट करवाएगा, तभी तो करवा सकता है ना, अदरवाइज थोड़ा ना करवा सकता है मोशन को क्रिएट। तभी हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएं तो ये किसकी तरफ, कौन सी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे बच्चों, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। दे इंडिकेट्स दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो इससे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। सेकंड, दे क्रिएट फ्लोरोसेंस, ठीक है, जैसे बच्चों टीवी होता है, ठीक है, टेलीविज़न, तो उसमें क्या होती है आपके पास, कैथोड रेज होती है, हमें कलर्ड स्क्रीन दिखाई देती है ना, उसी की वजह से दिखाई देती है, वहाँ पे कैथोड रे ट्यूब्स होती है टीवी वगैरह के अंदर, ठीक है। अगर पुराने टीवीज़ में होता था ऐसा, जैसे जो पुराने टाइम के टीवीज़ होते थे। अब देखो उसके बाद है बच्चों, कैथोड रेज पेनेट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या है, अगर हम कैथोड रे को थिन शीट ऑफ मेटल से पास करवा दें तो वो क्या हो जाएगी, उसमें से बच्चों पास हो जाती है। ये इसकी 6th प्रॉपर्टी है, ठीक है। 7th, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। बिल्कुल जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन है बच्चों, उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, पैटर्न बन जाते हैं, तो उसको इफेक्ट तो करेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन में मास रेशो, ठीक है, चार्ज अपॉन में मास इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब।
ठीक है। मतलब वो कहता है कि चाहे आप कौन सी भी गैस फिल कर लो डिस्चार्ज ट्यूब में, जो आपके पास E/M रेशियो आएगी ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों इनेक्ट सर्विस के अंदर, तो इसलिए E लिखा है, अदरवाइज Q लिखते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ज को, अदरवाइज Q से रिप्रेजेंट करना है। तो जो ये E/M रेशियो आती है ना बच्चों, वो हर एक केस में क्या आती है, सेम आती है, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे हीलियम गैस हो, ठीक है, चाहे हमारे पास क्लोरीन गैस हो, कोई भी गैस हो, तो उस केस में हमेशा ये रेशियो क्या आएगी, सेम। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है जिससे कैथोड रेज बनी है जिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, दैट आर फंडामेंटल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर हीलियम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या उनका नेचर डिफरेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, उनका हमेशा मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और चार्ज भी हमेशा क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। तो हमारे पास इसकी रेशियो कितनी आ जाती है बच्चों, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ये कूलम है बच्चों। ठीक है, तो हम इसलिए क्या कहते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्कवरी हुई थी बच्चों इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई थी, कैथोड रेज से हुई थी। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, E/M रेशियो इसके लिए क्या आई थी बच्चों, सेम आई थी। ठीक है, E/M रेशियो सेम आई, तभी हमने इसको क्या कहा कि ये जो फंडामेंटल पार्टी, ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर है। तो ये थी बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हम स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एनोड रेज को बच्चों हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, बिल्कुल सेम है। इसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों 1886 में। ठीक है, एंड गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो देखो आफ्टर, ठीक है, अप्रोक्स 27 ईयर्स के बाद किसी ने ये सोचा था कि अगर हमारे पास उसमें आयनाइजेशन ऑफ गैस वाले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल्स भी तो है जो बच गया होगा। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो H पॉजिटिव तो बच गया ना, मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स तो बच गए ना, कैटायन तो, पॉजिटिव चार्ज तो अभी रहता है वहाँ पर। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करता होगा, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती होंगी। ठीक है, ये चीज़ स्टडी किया गया। तो देखो बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट, सेम सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया गया जैसे हमने कैथोड रेज में लिया था। सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है बच्चों, उसने क्या लिया था, कैथोड को परफोरेटेड कैथोड लिया था, मतलब इसमें होल्स थे, यहाँ पे क्या थे, होल्स प्रेजेंट थे। वही सेम किया उसने भी, आयनाइजेशन ऑफ गैस को स्टडी किया। अब उसने क्या किया बच्चों, इस कैथोड के पीछे एक स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ताकि उस पर पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए वो। ठीक है, तो उसने भी यही देखा कि यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है, कुछ हमारे पास चार्जेस है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बच्चों, एंड कैथोड की तरफ। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, तो उसको उसने बोल दिया एनोड रेज, बिकॉज दे आर अपीयर्स टू मूव फ्रॉम एनोड, देयरफॉर दे आर नोन एज एनोड रेज। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया बच्चों उन्होंने, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज़ सेम थी, सिर्फ दो प्रॉपर्टी डिफरेंट थी बच्चों, एक तो ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी और एक फिफ्थ प्रॉपर्टी, बाकी सेम थी। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट, दे आर फ्लोरोसेंट, दे शो फ्लोरोसेंट इफेक्ट। ठीक है, ऑल आर सेम, बट दीज 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट। थर्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होंगे ना, वो किसकी तरफ होते थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को क्या लिखा बच्चों, Q/M। अब E/M नहीं लिखा, पहले क्या लिखा था, E/M, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन का केस था। अब क्या है, Q/M का केस है। स्पेसिफिक चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, क्यों बच्चों, क्योंकि जो मास है, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है 1, हीलियम के लिए मास कितना है 4, तो ये वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना। अगर ये वैल्यू डिफरेंट होगी तो ये वाली जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल, पर ये चीज़ देखो बच्चों, वो प्रोटॉन नहीं था, कहते अगर हम डिफरेंट गैसेज होंगी उनसे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, कैटायंस। डिफरेंट गैसेज प्रोड्यूसेस डिफरेंट कैटायंस, हाउएवर ओनली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस प्रोटॉन। हाइड्रोजन गैस प्रोटॉन कैसे प्रोड्यूस करेगा बच्चों, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक ही क्या है बच्चों उसके पास प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, तो क्या बच गया, ओनली प्रोटॉन ही तो बच गया ना एक। तभी हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन सिर्फ प्रोटॉन के लिए क्या फाइंड आउट की गई, E/M रेशो, मतलब Q/M। E/M नहीं कहेंगे,
Q/m कहेंगे क्योंकि ये प्रोटॉन के लिए है, E/m किसके लिए कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इनकी रेशियोज को फाइंड आउट किया, वो क्या आई, ये वैल्यू आई। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आई थी बच्चों, इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। ठीक है, तो ध्यान रहे एनोड रेस के लिए, एनोड रेस के लिए ये जो आपके पास Q/m की रेशियो होती है दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, ये सेम नहीं होता, ये डिफरेंट वैल्यूज होती है इसकी फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट बच्चों, डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, 1932 में चैडविक वॉज बम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल हीलियम पार्टिकल्स नहीं होते बच्चों, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। बम्बार्डिंग का मतलब क्या है बच्चों, जैसे हमने क्या किया, हमने दीवार पे बॉल फेंकी मिट्टी वाली, तो इट मीन्स हम दीवार को, ठीक है, वॉल को हम बम्बार्ड कर रहे हैं विद बॉल, ठीक है, उसके ऊपर फेंक रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे वॉल की जगह आप क्या इमेजिन करो, थिन शीट ऑफ बेरिलियम को, मतलब उसने क्या किया, थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, ठीक है, फेंक दिया, तो उसे बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन देखी बच्चों, जब बेरिलियम की शीट पर हीलियम पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया तो एक तो कार्बन बना और एक और पार्टिकल बना जिसे उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। ठीक है, अब ये कैसे, अब देखो ये वैसे हम बोलते हैं बच्चों कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में क्या होती है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रहता है, सेम रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 4 2 6 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे भी बच्चों क्या रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। तो कार्बन का तो हमें पता है 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 0। 9 और 4 13, कार्बन का हमें पता है 12, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 1। तो जो ये पार्टिकल यहाँ पे एमिट हुआ, इसे उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन। अब देखो इस पार्टिकल का जो मास कितना है, दैट इज 1 यूनिट। इट मीन्स 1 यूनिट किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पे 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जो भी मास ऑफ प्रोटॉन होता है। देखो कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 1.67 ही यूज़ करते हैं, बट इन एक्चुअल में न्यूट्रॉन क्या होता है, स्लाइटली हैवियर होता है देन प्रोटॉन से। डिफरेंस थोड़ा सा होता है, नेग्लिजिबल सा, 1.674 यहाँ पे 1.672। ठीक है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन्स। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास में बच्चों हमने स्टडी किया आपके पास डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कुछ मॉडल ऑफ एटम्स को, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों।